एवं अधातु का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में और अंत में हम बात करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं संयोजकता कोश के बारे में। आप ये जानते होंगे कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनकी संयोजकता कोश पूर्ण होती है और इसी कारण वो बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि उदाहरण ले तो नियॉन और आर्गन दोनों के ही संयोजकता कोश पूर्ण होते हैं और दोनों ही बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि धातु एवं अधातु के अध्याय में हम उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दरअसल प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैसों के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील हो और जल्दी से अभिक्रिया ना करे। तो आखिर ये कैसे संभव है, चलिए जान लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन के साथ सोडियम की अभिक्रिया का। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 3 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके एम शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचिए, अगर ये अपना एम शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से अपने से अलग कर ले तो उसका एम शेल तो चला जाएगा और उसके बाह्यतम कोश में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब अगर हम इस परमाणु की बात करें तो इस परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें घन आवेश की अधिकता होती है और ये Na+ बनाता है। इस तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होने के लिए उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। अब मानिए कि उसे कहीं से वो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इस परमाणु के नाभिक में फिर 17 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए ये क्लोरीन का ऋणायन बनाएगा जिसे हम Cl- से दर्शाते हैं। अब वापस से सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया पे आते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मान लीजिए अगर सोडियम अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें तो उससे क्या होगा, सोडियम प्लस बनाएगा और क्लोरीन माइनस, और दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होंगे। ये दोनों ही एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस तरह के जो यौगिक होते हैं ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं या फिर हम इन्हें वैद्युत यौगिक भी कहते हैं। तो चलिए इन यौगिकों के गुणधर्म की बात करते हैं। घन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, उसके कारण ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड आयनिक यौगिक हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, धातुओं की तरह खिंचते नहीं हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। जैसा कि हमने अभी जाना ये बहुत ही ज्यादा ठोस एवं कठोर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा तो होगा ही। वैद्युत संयोजक यौगिक जो हैं ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो जल में घुल जाता है, परंतु अगर उसको केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो उनमें नहीं घुलेगा।
ये यौगिक जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक रूप में भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज के उदाहरण हैं लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलामाइट इत्यादि। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए सिनेबार पारद का एक अयस्क है, क्योंकि सिनेबार में पारद बहुत बड़ी मात्रा में होता है और अगर हम सिनेबार से पारद निकालें तो हमें लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर धातुओं का निष्कर्षण होता कैसे है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में तो आप जानते ही हैं। दरअसल इन सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातु जो होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। परंतु सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जो होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। ये हमेशा अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम का अयस्क या फिर सोडियम का अयस्क। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। चलिए तो बात कर लेते हैं कि इनका निष्कर्षण होता कैसे है। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आती हैं, उनके निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। जो मध्यम में आती हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनके लिए हम कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन करते हैं। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाले तत्व जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, तो इनकी बात करें तो ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होती हैं। इनके निष्कर्षण के लिए हमें कोई अलग से रासायनिक प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी कि धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हमने जाना आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में और उसके बाद हमने जाना धातुओं की प्राप्ति के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम धातुओं की प्राप्ति को और विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।